हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए और क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए बेटा क्लास चल रही है। डेली क्लास चल रही है, डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। बेटा, ये क्लास चल रहा है इस समय फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए। सब्जेक्ट है बॉटनी। क्या है? बॉटनी। बेटा सब्जेक्ट है आपका बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या? वनस्पति विज्ञान। बेटा, ये वनस्पति विज्ञान आपका चल रहा है और यूनिट की बात करें तो देखिए यूनिट आपकी चल रही है 3 यूनिट चल रही है। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 मैं कंप्लीट करा चुका हूं और यूनिट नंबर 3 आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 2 वीडियो आज अपलोड होंगी, 2 वीडियो के साथ यूनिट 3 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। तुरंत आप फोन उठाइए और संपर्क करिए। आपको बेटा व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा और इसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स और वीडियो भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो बेटा बेहतर स्टडी करने के लिए देखिए चैनल आपके सामने है, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल हमेशा आपके साथ देगा। बोर्ड एग्जाम तक चैनल आपके साथ देगा। ठीक है, तो देखिए बोर्ड एग्जाम तक चैनल आपका साथ देगा। देखिए टॉपिक से हमारा वो है पराशरण। क्या है? पराशरण तथा अंतःशोषण। इसमें बेटा अंतर पूछता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। क्या कहता है वो क्वेश्चन? ये कहता है कि पराशरण तथा अंतःशोषण में अंतर को समझाइए। अब पराशरण और अंतःशोषण के अंतर को समझना है। ठीक है, एक टॉपिक ये है। आप देखिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। 2 टॉपिक्स इसमें समझाऊंगा। दोनों टॉपिक्स महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एग्जाम के हिसाब से। देखिए मैं पढ़ाता बेटा वही हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। फालतू की 11 वगैरह में कुछ भी टॉपिक नहीं कराता। सॉलिड चीज़ पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो वीडियो आपको पसंद आती है बेटा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो बेटा करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। देखिए एक तरफ हमारे पराशरण के पॉइंट्स लिखे हैं तो दूसरी तरफ हमारे अंतःशोषण के पॉइंट्स लिखे हैं। अब पराशरण और अंतःशोषण को अच्छे से समझते हैं। समझिए, देखिए पराशरण में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यह क्रिया जीवित कोशिकाओं में होती है। यानी इसका मतलब यह है जो पराशरण की क्रिया है वो कैसी कोशिकाओं में होती है बेटा? जीवित कोशिकाओं में होती है। तो आप पहला पॉइंट समझ गए कि पराशरण की क्रिया जीवित कोशिकाओं में होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यह क्रिया जीवित कोशिकाओं में होती है, यानी पराशरण की क्रिया कैसी कोशिकाओं में? जीवित कोशिकाओं में। लेकिन अगर मैं अंतःशोषण की बात करूं तो बेटा अंतःशोषण की क्रिया जो है वो जीवित और मृत दोनों कोशिकाओं में होती है। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, यह क्रिया जीवित तथा मृत दोनों कोशिकाओं में होती है। तो जल्दी से पहला पॉइंट हमें याद हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि पराशरण की जो क्रिया है वो कैसी कोशिकाओं में? जीवित कोशिकाओं में होती है, जबकि अंतःशोषण की क्रिया किसमें होती है? जीवित और मृत दोनों कोशिकाओं में होती है। तो बेटा एक पॉइंट हमें याद हो गया। अब चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट की तरफ। देखिए बेटा पराशरण में सेकेंड पॉइंट क्या है? देखिए यह इस क्रिया में पराशरण दाब उत्पन्न होता है। क्या होता है? पराशरण दाब। बिल्कुल सही बात है, सेकंड पॉइंट भी आपको याद हो गया क्योंकि पराशरण जो आपका कॉलम है उसमें आप सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे कि इस क्रिया के कारण पराशरण दाब उत्पन्न होता है। पराशरण से यही पकड़ लेना, पराशरण दाब आगे लगा देना तो आपका हो जाएगा इस क्रिया में पराशरण दाब उत्पन्न होता है। अगर मैं अंतःशोषण की बात करूं तो देखिए अंतःशोषण की क्रिया में पराशरण दाब भी उत्पन्न होगा और ताप भी उत्पन्न होगा। तो देखिए हमने 2 पॉइंट अच्छे से सीख लिए। पहला पॉइंट आपका पराशरण में था कि यह क्रिया जीवित कोशिकाओं में होती है। अंतःशोषण में आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, यह क्रिया जीवित तथा मृत दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए पराशरण में आपने याद कराया या समझा कि इस क्रिया में पराशरण दाब उत्पन्न होता है, जबकि अंतःशोषण में इस क्रिया में अंतःशोषण दाब तथा ताप दोनों उत्पन्न होते हैं। तो 2 पॉइंट आपको याद भी हो चुके होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। देखिए फिर से समझा देता हूं। अंतःशोषण में इस क्रिया में
मैं देखिए 2 बार लिख गया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। इस क्रिया में अंतःशोषण दाब तथा ताप उत्पन्न होते हैं। दाब और ताप, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों उत्पन्न होते हैं। थर्ड पॉइंट समझिए, देखिए परासरण का। इसमें अर्ध पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। देखिए परासरण की क्रिया है, तो परासरण की क्रिया में देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, मैं पिछली वीडियो में भी कई बार वीडियो में समझा चुका हूं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली इसलिए लगाई जाती है, कोई भी एक बर्तन होता है बेटा, कोई भी एक बर्तन होता है, सपोज दैट मैं बना दे रहा हूँ, इस प्रकार का बर्तन होता है और इस बर्तन में बेटा ये पानी होता है भरा हुआ, इसमें क्या है, पानी। अगर इसी पानी के अंदर आप नमक को घोल दो या फिर इस पानी के अंदर आप किसको घोल दो बेटा, चीनी को घोल दो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए बीच बर्तन में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लग जाती है। ये देखिए क्या हो गया, अर्ध पारगम्य झिल्ली लग गई। जब ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लग जाती है तो क्या होता है कि जो प्रेशर होता है यहाँ से दाब बढ़ता है। जब यहाँ से दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब बढ़ने पर जो इस इधर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम दाब वाले प्रेशर की तरफ भाग जाएंगे, इधर से इधर पहुंच जाएंगे। किसके माध्यम से, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से। और अगर इधर प्रेशर अधिक होगा तो इधर से इसकी तरफ भाग जाएंगे। तो आपको पता है कि अर्ध पारगम्य की झिल्ली किसका वर्क करता है, किसका काम करता है। तो आपने देखा कि जो परासरण है, परासरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक झिल्ली की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मैं अंतःशोषण की बात करूं तो बेटा अंतःशोषण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए हमने 3 पॉइंट समझ लिए, 3 पॉइंट याद भी कर लिए। चलिए देखिए कैसे याद करें। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने याद करा, जो परासरण की क्रिया है वो कैसे जीवित कोशिकाओं में होता है, जबकि अंतःशोषण है वो जीवित तथा मृत दोनों कोशिकाओं में होता है। अब हम सेकंड पॉइंट हमने याद करा परासरण में कि यह क्रिया परासरण दाब उत्पन्न करती है। क्या करती है, यह क्रिया परासरण दाब उत्पन्न करती है। लेकिन हमने अंतःशोषण में दूसरा पॉइंट याद करा कि यह क्रिया अंतःशोषण दाब तथा ताप दोनों उत्पन्न करती है। तीसरे पॉइंट की बात करें परासरण में तो हमने देखा तीसरा पॉइंट है कि इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक झिल्ली की आवश्यकता होती है। लेकिन अंतःशोषण की बात करें तो इसमें देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तो बेटा जनरली हमने देखिए 3 पॉइंट कवर कर लिए, 3 पॉइंट हमने याद भी कर लिए। चौथा पॉइंट समझिए बेटा, देखिए इसमें परासरण दाब प्रभावी रूप में अपशोषण क्रिया को चलाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कह रहा है परासरण की बात चल रही है, परासरण में इसमें परासरण दाब जो है वो प्रभावी रूप से किसको, अवशोषण क्रिया को चलाता है। अर्थात यह एक विशिष्ट विसरण है और परासरण दाब भिन्नता के फलस्वरूप ही होती है, या परासरण दाब भिन्नता के फलस्वरूप ही होता है। बिल्कुल सही बात है, विविधता के फलस्वरूप तो परासरण दाब होगा ही, ये तो बात सही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें कि इसमें देखिए परासरण दाब कैसा होगा, प्रभावी रूप से अपशोषण क्रिया को चलाता है। अर्थात यह एक विशिष्ट विसरण भी है और परासरण दाब भिन्नता के फलस्वरूप ही होता है। इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट देखिए अंतःशोषण का है आपका कि यह आकर्षण के फलस्वरूप होने वाला साधारण विसरण ही है। यानी जो अंतःशोषण है, पौधा अपने अंदर यानी अंतःशोषण का मतलब है पौधे अपने अंदर किसी चीज का शोषण कर रहा है, तो यह आकर्षण के फलस्वरूप होने वाला साधारण विसरण ही है। यह पॉइंट समझना है। तो बेटा हमारे देखिए 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए और 2 अंक का क्वेश्चन पूछेगा अगर आया एग्जाम में तो फर्स्ट है आपका परासरण, दूसरा कॉलम है अंतःशोषण का। जल्दी जल्दी मैं रिपीट आपको करवा रहा हूँ, याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमने पढ़ा आपका परासरण में कि यह क्रिया जीवित कोशिकाओं में होती है। अंतःशोषण में हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि यह क्रिया जीवित तथा मृत दोनों कोशिकाओं में होती है। सेकंड पॉइंट हमने परासरण में पढ़ा कि इसमें क्या है कि परासरण दाब उत्पन्न होता है, जबकि अंतःशोषण में हमने पढ़ा कि इसमें अंतःशोषण दाब और ताप दोनों उत्पन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट हमने परासरण में पढ़ा बेटा कि इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक झिल्ली की आवश्यकता होती है। लेकिन हमने जब अंतःशोषण में पढ़ा तो इसमें किसी भी झिल्ली की या अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए चौथा पॉइंट की बात करूं तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो चौथा पॉइंट भी याद हो जाएगा। देखिए इसमें परासरण दाब प्रभावी रूप में अपशोषण
क्रिया को चलाता है, इसमें पराशर दाब प्रभावी रूप से अवशोषण क्रिया को चलाता है। अर्थात यह एक विशिष्ट विसरण है और पराशर दाब भिन्नता के फलस्वरूप ही होता है। यह आकर्षण के फलस्वरूप होने वाला साधारण विसरण ही है। तो बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। चलिए बेटे समझिए, देखिए अगले टॉपिक्स के लिए। अगला जो टॉपिक्स है वो हमारा पौधे के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण, यानी जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, हरे पौधे की बात कर रहे हैं। सपोज दैट कोई सा भी पौधा हो, हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे जो अपने अंदर खनिज पदार्थों का क्या करते हैं, अवशोषण। कैसे करते हैं? देखिए कोई भी पौधा होगा वो मिट्टी में लगा हुआ होगा और मिट्टी के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं। उन खनिज तत्वों को पौधा अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। वही चीज समझिए आप। देखिए समझिए, पौधे मृदा में अपने लिए आवश्यक खनिज तत्वों का अवशोषण आयंस के रूप में करते हैं। ये बात यहाँ पे समझना है कि किसके रूप में करते हैं, वो आयंस के रूप में करते हैं। आपने समझा? जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे मृदा के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो खनिज तत्व हैं उनको किस रूप में ऑब्जॉर्ब करता है बेटा, आयंस के रूप में ऑब्जॉर्ब करता है। यही है, देखिए पौधे मृदा में अपने लिए आवश्यक खनिज तत्वों का अवशोषण आयंस के रूप में करते हैं। अब अगर इसका कॉमन सेंस लगाओगे तो इसका आंसर इसी क्वेश्चन से निकल आएगा। समझिए कैसे। देखिए पौधे द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण, बिल्कुल सही बात है कि पौधे के द्वारा खनिज लवणों का क्या होता है, अवशोषण ही होता है। सपोज दैट, देखिए थोड़ा चित्र के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। देखिए बेटे ये प्लांट है और ये देखिए जड़ है इसकी, ये पानी भरा है, ये मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी पे ही पेड़ लगा हुआ है। इस प्रकार से आप जब समझोगे तो आपके जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये आपका एक सेकंड रुकिए। बेटे चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं करा है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए सपोज दैट ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है। अब आपने देखा कि ये आपका देखिए ये रूट है, ये क्या है, रूट है, यानी पौधे की क्या है, जड़ है। अब ये जड़ कहाँ पे है बेटा, जड़ देखिए पानी है ये, और ये नीचे क्या है, मिट्टी। सपोज दैट इस मिट्टी से अटैच है। अब आपको पता है कोई भी खनिज पदार्थ होगा, जैसे आपके खनिज पदार्थ बहुत सारे हैं, जो तत्व हैं वो तत्व कहाँ होंगे, इस मिट्टी में होंगे। अब जो पौधा है, पौधा अपने अंदर किसे एब्जॉर्ब करेगा, यानी तत्व को कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा बेटा, मिट्टी से ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, खनिज तत्वों का मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेगा। जिस भी खनिज तत्व की आवश्यकता होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बकाया नहीं कर पाएगा। तो यही समझाने की कोशिश की गई है आपको। देखिए पौधे मृदा में अपने लिए आवश्यक खनिज तत्वों का जो अवशोषण करते हैं वो आयंस के रूप में करते हैं। एक शब्द आपको नया मिलेगा यहाँ, आयंस। आयंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए कैटायन और ऋणायन, ऋणायन और धनायन दो प्रकार के होते हैं ये। देखिए खनिज पदार्थों का अवशोषण पॉजिटिव तथा नेगेटिव आयंस के रूप में होता है। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के रूप में होता है। खनिज लवणों के अवशोषण के संबंध में अनेक मत हैं। अब समझिए, देखिए खनिज लवणों के अवशोषण के संबंध में, यानी कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने विचार दिए, अलग अलग खनिज लवणों के अवशोषण को समझाया। तो वही बात आ गई कि ये विवादों में बात चली गई। तो इन्होंने क्या करा, हमें देखिए सभी वैज्ञानिकों के मत को समझना पड़ेगा, क्योंकि कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग मत दिए, अलग अलग मतों को ही समझना है। देखिए ये देखिए, फिर से एक बार तुम्हें धीरे से एक बार प्यार से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझिए, देखो बेटा, पौधे मृदा में अपने लिए आवश्यक खनिज तत्वों का अवशोषण किसके रूप में करते हैं बेटा, आयंस के रूप में करते हैं। इसके बाद खनिज पदार्थों का अवशोषण जो होता है वो प्लस आयन तथा नेगेटिव आयन के रूप में होता है। इसके बाद खनिज लवणों के अवशोषण के संबंध में अनेक मत हैं। मत कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा एग्जाम्पल में जैसे समझिए, पहला मत है विसरण के द्वारा, यानी विसरण के द्वारा भी पौधे क्या करते हैं बेटा, खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। सेकंड देखिए दे रखा है इसने,
आयन विनिमय के द्वारा, यानी जो आयन विनिमय के द्वारा भी क्या करते हैं, पौधे खनिज को का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। थर्ड है सक्रिय आयन अवशोषण। तो बेटा सक्रिय आयन अवशोषण के माध्यम से भी हम क्या करते, पौधे क्या करते हैं, खनिजों का, खनिज लवणों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे विसरण के द्वारा, इसके बाद आयन विनिमय के द्वारा, इसके बाद सक्रिय आयन अवशोषण के द्वारा। तो चलिए बेटा चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे समझिए, अगला देखिए, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है विसरण द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा, यानी पौधों के द्वारा। आपने हेडिंग की पौधे के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण, तो बेटा विसरण के माध्यम से भी खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। समझिए आप, देखिए प्राचीन काल की धारणा, यानी प्राचीन काल का मतलब है पुराने, यदि गुजर गया जो समय, कई सौ वर्षों पुराने की बात हो रही है। प्राचीन काल की धारणा के अनुसार क्या था, जो खनिज लवणों के आयन थे वो जल अवशोषण के समय सामान्य विसरण द्वारा कोशिका में विसरित हो जाते थे। इस पॉइंट को आराम से समझने की कोशिश आप कीजिए। देखिए प्राचीन काल की धारणा के अनुसार बात कर रहे हैं, जो 100-200 वर्ष पुरानी बात है, गुजर गया समय, उसके अनुसार क्या था, खनिज लवणों के जो आयंस हैं, आयंस वो जल अवशोषण के समय किसमें, सामान्य विसरण द्वारा कोशिकाओं में विसरित हो जाते हैं, कोशिकाओं में विसरित हो जाते हैं। इस सिद्धांत को मान्यता इस कारण नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिली इस सिद्धांत को मान्यता, समझिए, क्योंकि कोशिकाओं में आयंस की सांद्रता, क्यों नहीं मिली, क्योंकि कोशिकाओं में आयंस की सांद्रता मृदा घोल की सांद्रता से अधिक होती है। मेरी बात समझ गए, ध्यान से आप समझो, तुरंत आपके समझ में आएगी। देखो फिर से समझो, यहां से समझो आप। ये कहता, ये है आपका प्राचीन काल की धारणा के अनुसार खनिज लवणों के आयंस जल अवशोषण के समय सामान्य विसरण द्वारा किसमें, कोशिका में विसरित हो जाते हैं, कोशिका में विसरित हो जाते हैं, मतलब कोशिका के अंदर फैल जाते हैं। इस सिद्धांत को मान्यता इस कारण नहीं मिल सकी क्योंकि कोशिका में आयंस की सांद्रता मृदा घोल की सांद्रता से अधिक होती है। जबकि बात की जाए तो कंडीशन बेटे इसके विपरीत होनी चाहिए, जबकि इसके विपरीत स्थिति होनी चाहिए, तब कहीं जाके खनिज लवणों का अवशोषण हो पाएगा। तो इस कारण से इस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिल सकी। इसमें विसरण द्वारा, इसमें इतना ही लिखोगे। अब सेकंड हेडिंग आपकी आएगी, वो देखिए क्या है सेकंड हेडिंग, आयन विनिमय द्वारा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे समझिए सेकंड पॉइंट। बेटे सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है आयन विनिमय के द्वारा, यानी आयन विनिमय के द्वारा भी खनिज लवणों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। समझिए आयन विनिमय द्वारा, इसके अनुसार समझिए, इसके अनुसार कोशिका रस में, किसमें, कोशिका रस में उपस्थित आयंस, जो उपस्थित आयंस के बदले, उपस्थित आयन के बदले मृदा घोल से आयन, किससे, मृदा घोल से आयन प्राप्त किए जाते हैं। आयन विनिमय द्वारा समझिए आप, आराम से समझिए। देखिए इसके अनुसार कोशिका रस की बात हो रही है, कोशिका रस में जो उपस्थित आयन होते हैं, कोशिका रस के अंदर प्रेजेंट आयन होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बदले में क्या होगा, मृदा घोल से आयन जो है वो प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात पॉजिटिव आयन के बदले पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बदले नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंड हेडिंग। और थर्ड हेडिंग अब आपकी आएगी, देखिए थर्ड पॉइंट आपका रह गया, वो है सक्रिय आयन अवशोषण। अब बेटा थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए सक्रिय आयन अवशोषण को समझते हैं। चलिए बेटे समझिए, सक्रिय आयन अवशोषण के लिए थर्ड हेडिंग है आपकी सक्रिय आयन अवशोषण। देखिए अगर बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। बेटे इस वीडियो के PDF नोट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे सेंड कर दिए जाएंगे, जो आपका कक्षा 11 का व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शाम तक PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो देखिए आप समझिए सक्रिय आयन अवशोषण क्या होता है। देखिए सक्रिय आयन अवशोषण के अनुसार क्या होगा कि जो कोशिका कला पर आयन वाहक पाए जाते हैं, क्या कह रहा है ये समझिए, कोशिका कला पर आयन वाहक पाए जाते हैं। विभिन्न आयन को ले जाने के लिए
विभिन्न आयन को ले जाने के लिए विभिन्न आयन वाहक होते हैं। यानी विभिन्न आयन को ले जाने के लिए क्या होता है, विभिन्न आयन क्या होता है, विभिन्न आयन वाहक होते हैं। आयन वाहक आयन से मिलकर, यानी आयन वाहक अलग चीज हो गई और आयन आपका अलग हो गया। तो आयन वाहक आयन से मिलकर अस्थायी संयोजन बनाते हैं। अस्थायी संयोजन कोशिका कला की भीतरी सतह पर पहुंचकर आयंस को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। इतना सा फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके समझ में ना आए या देरी से आए, तो आप दिमाग लगा के समझिए पॉइंट के लिए। देखिए सक्रिय आयन अवशोषण में इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार कोशिका कला पर आयन वाहक पाए जाते हैं। किसके अनुसार, सक्रिय आयन अवशोषण के अनुसार। बेटा सक्रिय आयन अवशोषण के अनुसार क्या होता है कि कोशिका कला पर क्या पाया जाता है, आयन वाहक पाए जाते हैं। ये देखिए लिखा है बेटा, आयन वाहक पाए जाते हैं। अब आयन वाहक पाए जाते हैं, आगे क्या लिखोगे आप कि विभिन्न आयन को, यानी विभिन्न आयंस को ले जाने के लिए क्या होता है, विभिन्न आयन वाहक, विभिन्न आयन को ले जाने के लिए विभिन्न आयन वाहक होते हैं। यानी ये जो विभिन्न आयन हैं इनको ले जाने के लिए क्या होता है, विभिन्न आयन वाहक होते हैं। आयन वाहक आयन से मिलकर, जो ये आयन वाहक हैं इस आयन से मिलकर क्या करते हैं, अस्थायी संयोजन बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा, देखिए अस्थायी संयोजन बनाते हैं। अब अस्थायी संयोजन कोशिका कला की भीतरी सतह पर पहुंचकर आयन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। मेरी बात को समझ गए आप, समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से समझिए आप, बिल्कुल समझ में आएगा टॉपिक सबके। देखिए सक्रिय आयन अवशोषण, इसके अनुसार क्या है, कोशिका कला पर आयन वाहक पाए जाते हैं और विभिन्न आयन को ले जाने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न आयन वाहक होते हैं। यानी ये विभिन्न आयन है, इनको ले जाने के लिए क्या होगा, विभिन्न आयन वाहक होंगे। आयन वाहक आयन से मिलकर क्या बनाएगा, अस्थायी संयोजन बनाएगा। जब अस्थायी संयोजन कोशिका की भीतरी सतह पर पहुंचेगा तो वो आयंस को क्या कर देगा बेटा, मुक्त कर देगा। देखिए ये आयंस को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। यह कार्य सांद्रता के विपरीत दिशा में, आगे समझिए, यह कार्य सांद्रता के विपरीत दिशा में सुगमता से होता रहता है क्योंकि इसमें ऊर्जा व्यय होती है। बात समझ गए, यह कार्य सांद्रता के विपरीत दिशा में, कंसंट्रेशन के विपरीत दिशा में सुगमता से यानी आराम से होता रहता है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा व्यय का मतलब है ऊर्जा खर्च होती है और ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, एटीपी से। एटीपी की बात करूं तो एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बेटा इस वीडियो में देखिए हमने दो टॉपिक्स को अच्छे से समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ देखो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कुछ भी इस XYZ कुछ भी जानने की कोशिश कर रहे हैं आपको, या कोई भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम अगली वीडियो में सॉल्व कर दी जाएगी। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।